विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये उन भारतीयों को स्मरण करने का अवसर जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हुए कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 954 पुलिसकर्मियों को कल पुलिस पदक से किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा पुलिस के 12 जवानों का इन पुरस्कारों के लिए हुआ चयन। और हर घर तिरंगा अभियान के दूसरे दिन आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत के विभाजन की कहानी 1947 के विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित NDAC कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज शाम इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि ये स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज फतेहाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1947 में विभाजन के बाद लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अपनी मेहनत तथा कार्यकुशलता से आज अपने आप को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने में आगे बढ़े हैं और राज्य का विकास तीव्र गति से हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिन किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान की जानकारी अपलोड कर दी है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। पड़ी थी और वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया। 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है देखी है, भोगी। बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने 28 तारीख तक जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें भरने के लिए कहा है। 18 है या 28 से जो दी है डेट उसकी है, उस समय तक सब अपनी एंट्री उसमें करें। उसके तुरंत बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई की जाएगी। सोनीपत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कल आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। इस आयोजन में आए लोगों को विभाजन विभीषिका से संबंधित एक लघु फिल्म दिखाई गई। देश के विभाजन के समय अपनी जान गंवाने वाले और बेघर होने वाले लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि हर भारतीय इस दिन को याद कर राष्ट्र की एकता के प्रति प्रेरित और समर्पित हो। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि देश जब आज़ाद हुआ तब एक ओर जहां खुशी थी, वहीं दूसरी ओर देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा।
नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और जिस तरह 14 अगस्त को ये घोषणा की गई एक अलग देश बनाने की पाकिस्तान की, और उस समय जो लाखों लोगों की हत्या की गई, ये उनकी याद में एक श्रद्धांजलि पूर्वक उस इतिहास से सबक लेने का आज ये दिन था कि ये दोबारा हिंदुस्तान में कुछ ताकतें ऐसी सक्रिय हैं जो भाई को भाई से लड़ाकर, रंग के आधार पर, मजहब के आधार पर और जातियों के आधार पर लड़वाकर ये दोबारा उस हिंदुस्तान को गुलाम करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान खड़ा करना चाहते हैं। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आज से विपक्ष के लोगों ने करी, कांग्रेस के नेतृत्व में जितनी भी सरकारें बनी, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिससे एक हिंदुस्तान में एक अलग हिंदुस्तान बनाने की, अलग पाकिस्तान बनाने की उनकी चेष्टा रही है। 1947 में जो दौर बीता, उसके बाद सभी भली बातें वाकिफ है कि राम मंदिर वाले आंदोलन में क्या हुआ, उसके बाद 1993 में क्या हुआ और अभी मेवात में क्या हुआ। इन सब बातों से हमें सीख लेनी चाहिए। और समाज में इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं, और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि भविष्य में हम सब एक होकर रहें और जो हमारे समाज को, जो हमारे इस हरियाणा प्रदेश को, हमारे इस देश को खोखला करते हैं, ऐसे तत्वों से कैसे आगे निपटना है, ये भी हमारे को एक सीख लेनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। अदम्य साहस और वीरता के लिए एक सीआरपीएफ कर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। 229 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक, जबकि 82 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाएंगे। सराहनीय सेवाओं के लिए 642 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। 230 वीरता पुरस्कारों में से वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से 125, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 71 और उत्तर पूर्व क्षेत्र से 11 कर्मियों को पुरस्कार दिया जाएगा। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में हरियाणा के 12, 55 जम्मू कश्मीर से, 28 सीआरपीएफ से, 33 महाराष्ट्र से, 24 छत्तीसगढ़ से, 22 तेलंगाना से और 18 आंध्र प्रदेश से हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 12 अधिकारियों और जवानों का भी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक के लिए चयन हुआ है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन मेडलों की घोषणा की गई है। हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 10 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। सीआईडी के उप पुलिस अधीक्षक उदय राज सिंह तंवर और जनक कुमारी सब इंस्पेक्टर को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। वहीं अतिरिक्त सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत होने वालों में झज्जर के डीएसपी राहुल देव, सोनीपत के पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र सिंह, हिसार के सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार, गुरुग्राम से उप निरीक्षक राजबाला, यमुनानगर से निरीक्षक रामपाल, करनाल के उप निरीक्षक नेवल कमांडो सुनील कुमार, राज्य अपराध शाखा पंचकुला के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र प्रताप, पंचकुला के एएसआई वीरेंद्र कुमार, एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम के सब इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह और रोहतक के एएसआई जोगिंदर सिंह शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि ये समस्त पुलिस बल के लिए बहुत ही गौरव व सम्मान का क्षण है। मैंने बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य किया और ईमानदारी से भविष्य में भी मैं अपना कार्य करता रहूंगा। आज विभाग ने मुझे सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का और सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस बारे में जब मैंने अपने परिवार से जिक्र किया और अपने अधिकारियों को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे इस बारे में बहुत ही बधाई दी। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा तो लहरा ही रहे हैं, साथ ही साथ रैलियां भी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन चुका है।
रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हजारों लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान सफल हो रहा है। मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया था, देश के हर बच्चे हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का, मैं देख रहा हूं मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए उन्होंने लोगों से इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज हिसार के अग्रोहा हलके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद सतपाल सिंह भाकर के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर हिसार अतिरिक्त उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सबको साथ जोड़ना और प्रत्येक नागरिक के दिल में देश के प्रति निष्ठा भाव जागृत करना है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि इसके माध्यम से हर गांव से मिट्टी का कलश इकट्ठा किया जाएगा और दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका तक पहुंचाया जाएगा। शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उन सभी के जो शहादत है उससे प्रेरणा ले और जो भी हम कार्य करें, कोई किसी भी व्यवसाय में कार्य करें, हम अपनी तन मन और धन और अपने पूरे लगन के साथ अपने नागरिक के जो कर्तव्य हैं हमारे, उन कर्तव्यों को निभाएं ताकि जो भी उनकी जो कुर्बानी है उनका हम हमेशा के लिए सम्मान कर सके। तो देश प्रेम में की जो भावना है हमारी, उसको जागृत करने के लिए, हमारे जो दायित्व बोझ है उसको जगाने के लिए अभी हर नागरिक के जो राइट्स उसके साथ साथ ड्यूटी बनती हैं, शहीदों को सम्मान देने के लिए, जितने भी हमारे ज्ञात अज्ञात जितने भी शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए, राष्ट्र से प्यार के लिए ये जो कार्यक्रम चलाया है, मुहिम चलाई है, इसमें हर गांव से, हर ब्लॉक से, हर जिला से मिट्टी लेकर के और सारे जो है लाल किला के ऊपर जाएगी। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से उन्हें वीर शहीदों के बलिदान के बारे में जानने का अवसर मिला है। उन्हें भी कार्यक्रम में आकर देश की सेना में जाने की प्रेरणा मिली है। श्री सतपाल सिंह भाकर जी ने जिस तरह से बलिदान दिया, उस तरह से हमको भी उनसे सीखना चाहिए। मैं बड़े होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमारे वीर जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में नया नया सब कुछ सुना और इससे मैं प्रेरित होती हूँ आगे जाके आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर। और मैं मणिपुर से हूँ। मैं यहाँ के इस भाषण से, शहीदों के भाषा से सीखा कि यहाँ पर हर एक शहीद जब बलिदान देता था फिर देश के लिए देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन करनाल के गांव पुंडरक में ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों से उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करनाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया और सभी प्रदेशवासियों को कल मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर लाखों शहीदों को याद करने का समय है, जिन्होंने विभाजन में अपनी जान गंवा दी। आज के दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उन शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि देशवासियों को विभाजन की पीड़ा का स्मरण कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित रूप से मनाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विभीषिका दिवस के रूप में इसको स्मरण करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने जैसे किया था, वैसे ही देश भर में, हरियाणा प्रदेश में भी ये कार्यक्रम सब किए जा रहे हैं ताकि वो जो पीड़ा की दास्तां 14 अगस्त 1947 की देश के विभाजन की, वो भी सब लोगों को
स्मरण कराई जा सके। लाखों लोग उसमें शहीद हुए थे उस समय। ऐसे उन शहादतों को, उन बलिदानियों को भी मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहां कहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हुए हैं, हमारी पुलिस, हमारे सारे जवान सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता संदीप सुरजेवाला के दिए बयान पर कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति ही कर सकता है। हम निश्चित रूप से इस मामले का संज्ञान लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1700 सड़कों का टेंडर हो चुका है, जल्द ही इन पर कार्य शुरू होगा। इसके अलावा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की भी जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। इससे पहले का जो भी सड़कों के रिपेयर का और सारा विषय वो हमने पूरा कर दिया है। 1700 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सड़कें वर्षा के कारण से अथवा बाढ़ के कारण से बाद में खराब हुई हैं, उनको भी अभी बहुत जल्दी उनका सब हमने मंगवा ली है जानकारी, और उसकी स्पेशल रिपेयर का कार्यक्रम ये अब शुरू हो। इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण समारोह में पूरे भारत से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर इन विशेष अतिथियों को राष्ट्रीय समारोह में आमंत्रित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जाकर शुद्ध जल उपलब्ध करवाने व पानी को सुरक्षित रखने में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाले हरियाणा के 2 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अंबाला के सुमित कुमार और यमुनानगर के कुलदीप सिंह इस विशेष समारोह का हिस्सा होंगे। इस आमंत्रण पर कुलदीप सिंह के परिवार में खुशी की लहर है। कुलदीप सिंह ने बताया कि वे पिछले काफी समय से लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। जल के बिना कल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक हर घर नल का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं 89 से पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ और मेरे शुरू से ही ये रहा है मिशन, भाई जल को बचाना है, लोगों को समझाना है। लोगों को समझाना है तो जल को बचेगा और पब्लिक को इसका फायदा होगा। हर घर नल से जल पहुंचना जरूरी है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के मिशन चला था, जल जीवन मिशन। तो उस मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंच रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है। तो मेरे को देखते हुए मैं और लोगों को भी प्रेरित करूंगा, भाई समय समय पर जाए और लोगों को प्रेरित करें जल बचाने के लिए। और जल है तो कल है। सम्मान के लिए वहाँ बुलाया तो हमारे अंदर बहुत खुशी की लहर है। हमारे गाँव में, हमारे परिवार में, घर में बहुत खुशी की लहर है। भैया छोटे से उससे गांव से लेकर प्रधानमंत्री जी के पास आज बुलाया हमें, तो बड़े गर्व की बात हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। रोहतक के कलानौर विधानसभा क्षेत्र में भी कल भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अब भारत विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में ढांचागत विकास में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में फिर एक बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय तो पूर्वोत्तर में हिंसक आंदोलन हुए हैं, अब केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उधर नूह में हुई हिंसा के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के समय तो बहुत ही बुरे समय थे। कांग्रेस के समय तो पूरे पूर्वोत्तर में कभी मिजो आंदोलन था, कभी नागा आंदोलन था, कभी बोडो आंदोलन था, कभी आंसू का आंदोलन था। इस 9 साल में ज्यादातर ठीक रहा है। अभी कुकी और मैतेई का एक आंदोलन आरक्षण के एक मुद्दे को लेकर हुआ है, जो भी आरक्षण दिया नहीं गया, केवल कोर्ट ने संभावना जिताई थी और पूरी तरह से केंद्र सरकार उसको निपटने में लगी हुई है, शांत करने में लगी हुई है। एक बात मैं और बात कहना चाहता हूँ कि मेवात में भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ रहा था। मेवात के जिला परिषद के चेयरमैन बीजेपी के बने, वाइस चेयरमैन बीजेपी के बने, सभी नगर पालिका बीजेपी जीत के आई। लेकिन कई कांग्रेसियों को और आप पार्टी को मेवात का विकास भा नहीं रहा था।
वहीं रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संसद में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे और उनके द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जवाब सुनने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। अगर उनमें कहने की क्षमता है तो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। वहीं नूंह में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि अभी घटना की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की सीरियसनेस देखो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष अपने आप तो बोल लिया, अपने सारे वक्ता बुला करके फ्री हो गया अपनी बातें रख करके, लेकिन जब सुनने का टाइम आया तो विपक्ष के पास हिम्मत ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई हिम्मत नहीं है, वॉकआउट कर गया। अरे बात सुन करके उसका जवाब देता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष पॉजिटिव माइंड से आए। जब मैंने ये कहा प्रधानमंत्री ने कि मैंने भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, अब 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो विपक्ष को पूछना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी, 3री अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से कदम उठाओगे? जींद के जुलाना क्षेत्र की पुरानी अनाज मंडी में कल शाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष किसान को केवल वोट बैंक मानता था, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पिछले 9 सालों में किसानों को दी जाने वाली बिजली के रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत वार्षिक आय की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है, जिससे काफी लोगों को फायदा होगा। हमारी सरकार जो है जनहित की सरकार है, अंत्योदय की भावना से काम करने वाली सरकार है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवारों की छटनी करके, उनकी योजनाएं बना करके, उनको घर से बुला करके, किसी भाई को भेड़, किसी को बकरी, किसी को गाय, किसी को भैंस, इस तरह के रोज लोन दिलवा करके उसको कारोबारी बना रहे हैं। सबसे बड़ी मंडी कन्नौर के अंदर इस रमेश कौशिक जी बैठे हैं, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले की मंडी, फल और फूलों की मंडी बना रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की लागत उसमें आएगी। हर काम ये भेदभाव से नहीं करते कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाजपा की हल्का है, दूसरे का है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्द ही ये 3रे स्थान पर पहुंचने वाली है। उन्हीं के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। कोरोना काल में देश की सरकार ने जो काम किया उसे देखकर विकसित देश भी हैरान है। प्रधानमंत्री हर त्योहार को सेना के साथ मनाते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए घोटाला करने वालों ने एक नया संगठन बनाया है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी होली और दिवाली मोर्चे पर सैनिकों के बीच में मनाई जाती है। दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसी हैं सभी कहते हैं कि आने वाले वक्त में 5-7 साल में भारत दुनिया के 3 ताकतवर देशों में आर्थिक रूप से होगा। चरखी दादरी की रहने वाली अनीता देवी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अनीता ई-रिक्शा लेकर दादरी जिले की पहली महिला ऑटो चालक बनी हैं। अपने हौसले के दम पर उनका आत्मनिर्भर बनने का सपना है। अनीता ने लोन पर एक ई-रिक्शा खरीदा है। उन्होंने बताया कि जीवन में परेशानियां तो होती हैं, लेकिन इन्हीं परेशानियों के बीच अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। महीनों पहले पति के बीमार होने के बाद परिवार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे कंधे पर आ गई है। पति के इलाज में डॉक्टरों का खर्च और बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल ये रास्ता चुना है। वहीं एक महिला संगठन की प्रधान ने कहा कि सामाजिक तानों और पुरुष प्रधान सोच से अलग अनीता ने काफी हिम्मत भरा कदम उठाया है। महिला यात्रियों ने बताया कि अनीता दीदी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसलिए ली है कि जो भी महिला है वो मेरे को देख के और भी चलाएंगी, और जो बेरोजगार हैं वो चला सकते हैं। हाँ, मेरे पति बीमार हैं और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और मम्मी पैरालाइज हो चुकी है सर। तो घर का काम, वो घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ये प्रेरणा ली है कि मैंने ऑटो निकलवानी है तो निकलवानी है, तो मैंने ये ऑटो निकलवा ली है। महिला ऑटो चला सकती हैं या महिला मजदूरी कर सकती हैं, उनके लिए हमारा जो एनजीओ है झांसी की रानी एक प्रेरणा समूह, वो सिर्फ हर महिला को, हर लड़की को ये प्रेरणा देता है कि कोई भी काम हो, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या कोई भी मजदूरी हम कर सकते हैं।
ना तो हम किसी से घबराएं, ना डरें, और जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए हम उनका डटकर सामना करें। नगर परिषद के चेयरमैन बक्सी सैनी ने अनीता के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें सम्मानित किया और समाज में महिलाओं को प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के समक्ष कार्य करने में सक्षम हैं। उन्हें खुशी है कि अनीता दादरी जिला की पहली महिला ऑटो चालक बनी हैं। यहाँ ड्राइव कर रही है और ई रिक्शा का शुरुआत की है, और मैं हमारी बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही और हमारी जो महिला जो लड़कियां हैं उनको भी ये प्रेरणा मिले भाई, पहली भाई लड़की अपने खुद शक्तिकरण हो, महिला के लिए वो होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।